नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा का 6ठा अध्याय राष्ट्र के गौरव प्रतीक। प्यारे बच्चों, इस लेसन को करने से पहले मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहूँगी। इस पाठ में हमें राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। इस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके सामने एक प्रदर्शनी के रूप में इसे चित्रित किया गया है, ताकि आप इसे प्रैक्टिकल माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले आप अपने सामने एक ऐसा दृश्य कल्पना करें कि आपके स्कूल के प्रांगण में एक राष्ट्रीय गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी लगी हो, जिसमें अध्यापक और बच्चे साथ साथ देखेंगे, बातचीत करेंगे और अध्यापक के माध्यम से आपको विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी दी जाएगी। तो चलो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। छात्रों, आज हम अपने स्कूल के प्रांगण में लगी राष्ट्र गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी देखेंगे। अध्यापक प्रदर्शनी की ओर पंक्ति बनाकर चलने का इशारा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि आपके अध्यापक आपको प्रदर्शनी दिखाने के लिए स्कूल के किसी विशेष हॉल कमरे की तरफ चलने का इशारा करते हैं। सभी छात्र इकट्ठे ही, तो जैसे आप लोग इकट्ठे ही अपने अध्यापक से पूछते हो, सर ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? तो बच्चों, जब अध्यापक हमें कुछ भी दिखाने का, कुछ बताने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में बहुत उत्सुकता होती है उस चीज़ को जानने की। तो हमारा ये पहला प्रश्न स्वाभाविक ही है कि राष्ट्रीय प्रतीक होते क्या हैं। तो अध्यापक इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे आगे। अध्यापक: बच्चों, यही जानने के लिए तो हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। अध्यापक की बात सुनते ही उत्साहित हुए छात्र प्रदर्शनी की तरफ पग भरते हुए चलने लगे। पग भरते हुए चलना, कदम बढ़ाते हुए चलना। हॉल के अंदर पहुंचकर अध्यापक: बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है, जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्र के प्रतीक, गौरव प्रतीक क्या होते हैं, तो हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र मतलब जो आजाद हो, जो किसी के अधीन ना हो। प्रत्येक आजाद देश अपनी पहचान विश्व में बनाने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित करता है, जो पूरी दुनिया में उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता और गौरव यानी कि मान के प्रतीक होते हैं, उसकी जो इज्जत के प्रतीक होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। आगे चलते हुए राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा करके, तो बच्चों, प्रदर्शनी में हम सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सुनेंगे। अध्यापक: बच्चों, ये क्या है? सभी छात्रों मिलकर एक साथ: हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो बच्चों, आप देख पा रहे हो ये क्या है? हमारा प्यारा तिरंगा। तो अध्यापक आगे बताते हैं, जैसा कि आपको पता है, इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसीलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर तो इसे लहराया ही जाता है, किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को
इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दिया है। तो प्यारे बच्चों, अध्यापक ने हमें बताया है कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे हम तिरंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं। तो बच्चों, इस राष्ट्रीय ध्वज को हम विशेष राष्ट्रीय पर्वों और अवसरों पर हमारे स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के दफ्तरों पर तो फहराते ही हैं, लेकिन अब हमें 2004 के बाद इसे अपने घरों के ऊपर फहराने का भी अधिकार मिल गया है। तो एक बच्चा है, स्टूडेंट है नव्या। क्या बोलती है नव्या? सर, लाल किले पर इसे कौन फहराता है? अध्यापक: बच्चों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते। तो बच्चों, अध्यापक आगे क्या बताते हैं कि हर वर्ष राष्ट्रीय हमारे जो पर्व हैं, कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं? हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। एक तो स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस और तीसरा गांधी जयंती। तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति इसे लाल किले पर फहराते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे डीडी नेशनल पर और अन्य सभी चैनलों पर नई दिल्ली से सीधा प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम झंडा फहराने की रस्म देखते हैं। जगह वही होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, 15 अगस्त को तो उन्होंने झंडा फहराया था और 26 जनवरी को हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हमारे देश के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो आगे जैस्मिन क्या बोलती है आगे बढ़कर? सर, ये तो हमारा राष्ट्रीय गान है जिसे हम सुबह स्कूल की सभा में गाते हैं। तो बच्चों, हमें क्या पता चलता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बाद हमारा अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे वो है हमारा राष्ट्रीय गान। तो बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। तो ये आपने सभी ने सुबह की प्रार्थना सभा में सुना भी होगा और स्वयं आप हर रोज इसे बोलते भी होंगे। तो बेटा, ये जो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, ये किसने लिखा था? इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है। तो उदय पूछना चाहता है कि सर, इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों लिखा है? तो उदय के प्रश्न का उत्तर देते हुए अध्यापक बताते हैं कि बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम है। ये भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि इसकी रचना कब हुई थी? 1911 में। लेकिन इसके लगभग 40 साल पश्चात 1950 में इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं दिव्या क्या पूछती है। दिव्या: सर, जब ये गाया जाता है तो हम सावधान खड़े क्यों होते हैं? तो आप लोग भी ऐसा सोचते ही होंगे कि जब भी हमारे डीपी मैम या सर राष्ट्रीय गान की हमें कमांड देते हैं तो उससे पहले वो हमें सावधान होने की भी कमांड देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अध्यापक: शाबाश दिव्या, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए
जब राष्ट्रीय गान गाया जाए तब हमें इन्हें सम्मान देने के लिए शांतिपूर्वक सावधान खड़े रहना चाहिए। इसे गाने में मात्र 52 सेकंड ही तो लगते हैं। तो बच्चों, अध्यापक हमें क्या बताते हैं कि हम सावधान क्यों खड़े होते हैं? हमारे राष्ट्रीय गान में इसे हमारे राष्ट्र को सम्मान देने के लिए। और दूसरी बात हमें क्या पता चली कि पूरा राष्ट्रीय गान गाने में केवल 52 सेकंड ही लगते हैं। तो आगे अध्यापक हमें क्या बताते हैं? आगे चलकर अनुसरण करने का इशारा करते हुए। बेटा, अनुसरण करना होता है पीछे पीछे चलना, यानी कि अध्यापक बच्चों को अपने पीछे आने का इशारा कर रहे हैं। यह अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो बच्चों, हमने जो ऊपर पढ़ा था जन गण मन, वो हमारा राष्ट्रीय गान था, नेशनल एंथम। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है वंदे मातरम, यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन और हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो बच्चों देखिए, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि यह हमारा जो राष्ट्रीय गीत है यह किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गुंजन, सर इस गीत के रचनाकार कौन है? अध्यापक, इस गीत की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1874 में की थी। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गीत के नीचे इनका नाम लिखा हुआ था। तो हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। वैसे तो यह गीत बांग्ला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई हैं। आंचल, आगे बढ़कर देखो देखो, ये 3 शेरों वाला चित्र। बच्चों, आप अपने सामने कल्पना करते जाइए, ऐसा आपको प्रतीत होना चाहिए कि आप इसी प्रदर्शनी में घूम रहे हैं और आप इन्हीं की भांति अध्यापक के साथ और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ बातें कर रहे हैं। तो देखो, जब बच्चे कोई नई चीज देखते हैं तो बहुत हैरानी से देखते हैं, बात करते हैं। तो इसी प्रकार आंचल को भी ये 3 शेरों वाली मूर्ति देखकर बहुत हैरानी हुई। तो अध्यापक, बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जो कि शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। तो देखो बच्चों, आंचल ने हमें, अध्यापक को अपने को क्या पूछा कि ये 3 शेरों वाली मूर्ति है, लेकिन अध्यापक ने क्या बताया कि इसमें 3 नहीं 4 शेर हैं। तो आगे विनय, कुछ सोचकर, परंतु सर इसमें तो 3 सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। सिंह का मतलब होता है बेटा शेर। अध्यापक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, चौथा सिंह इनकी ओट में है। तो बच्चों, आप भी एक बार ध्यान से देखो, एक शेर ये रहा, दूसरा इधर तरफ है, तीसरा इस तरफ है और चौथा इस पहले शेर के बिल्कुल पीछे है। लेकिन ये 2 डायमेंशनल फिगर होने के कारण हमें जो पीछे की चीज है वो दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, चौथा सिंह इनकी ओट में है। इनके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी है। चक्र के साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सरपट दौड़ता घोड़ा चिन्हित है। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है। तो बच्चों, अध्यापक आगे इस चिन्ह की व्याख्या करते हुए बताते हैं
कि इसमें केवल ये 3 या 4 शेर ही नहीं है, इसके अतिरिक्त इसके शेरों के बिल्कुल नीचे मध्य में एक ये चक्र दिखाया गया है जिसमें 24 धारियां होती हैं, धाराएं होती हैं। इसे अशोक चक्र कहा जाता है। यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में के भी मध्य में है। ये हमें क्या संदेश देता है? यह हमें निरंतर यानी कि 24 घंटे मेहनत करते रहने का संदेश देता है। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें क्या है, घोड़ा है, हाथी है और क्या क्या बताया गया है, एक बैल और एक शेर। इन्हीं के बीच कमल का फूल बना है। इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है। तो और क्या है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में? एक कमल का फूल है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसका क्या अर्थ है बेटा? जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। चंदन राष्ट्रीय चिन्ह की ओर इशारा करके, सर ये तो रुपयों और सिक्कों पर छपा रहता है। उदय, हाँ सर, मेरे पिताजी पुलिस में है, उनकी टोपी पर भी यही चिन्ह बना है। अध्यापक, बच्चों यह राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का भाग है। यह राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। यह सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। यह भारत गणराज्य के राजनयिक, पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर भी छपा होता है। यह राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। तो बच्चों देखो कितनी विस्तृत जानकारी अध्यापक के माध्यम से हमें राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में प्रदान की गई है। तो अध्यापक हमें बताते हैं कि ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हमारी जो भारत सरकार की ऑथराइज्ड लेटर हेड होती है, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट होता है उसका भाग है। यह हमारे राष्ट्रपति और राज्यपालों की मोहर भी होती है। ये हमारी सभी मुद्राओं, आप कोई भी नोट ले लो, किसी भी मूल्य का नोट ले लो, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, सभी मुद्राओं पर ये अंकित होती है। इसके अतिरिक्त सिक्कों पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो पासपोर्ट होते हैं, जो सरकारी पहचान पत्र होते हैं, उन पर भी इसका आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिव्या अगले प्रतीक की ओर इशारा करके, सर ये चिन्ह तो कल हमने दूरदर्शन पर देखा था। अध्यापक, हाँ बेटे, ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। इसे 15 जुलाई 2010 को ही आधिकारिक रूप में मान्य किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया है। किसे तैयार किया है बेटा? इस चिन्ह को। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें आपको हिंदी के र की जो आकृति दिखाई पड़ेगी। अगर आप इसे और ध्यान से देखो तो आपको ऐसा भी प्रतीत होगा जैसे अंग्रेजी का जो आधा आर इसमें डाला गया है। तो इस डिजाइन की खास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर दोनों की छवि मिलती है। आर बगैर डंडे के दिखाई पड़ रहा है और हिंदी का र जो है वो पूरा दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भारतीय रुपए को अंग्रेजी में आरएस या आरई या फिर आईएनआर के रूप में दर्शाया जाता था, किंतु अब के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके चिन्ह से पहचाना जाएगा। तो बच्चों कितनी अच्छी जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कृष्णा आगे बढ़ते हुए, सर ये तो हमारे प्रिय बापू है ना? अध्यापक, हाँ बच्चों, ये हमारे महात्मा गांधी हैं। जूही, सर इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? अध्यापक, महात्मा गांधी ने
भारत को जगाया, अपना काम स्वयं करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की राह दिखाई, सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आजादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। साथ ही तुम्हें बता दूं कि बापू के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस, फिर हमारा गणतंत्र दिवस और तीसरा गांधी जयंती। बेटा, महात्मा गांधी जी का हमारे देश की जो स्वतंत्रता संग्राम है, आज़ादी की लड़ाई है, उसमें बहुत ही विशेष योगदान है। इन्होंने केवल देश को आज़ाद ही नहीं करवाया, बल्कि लोगों के सोचने के ढंग में भी परिवर्तन किया। उन्होंने लोगों को अपना काम स्वयं करने की शिक्षा दी। आपने कभी उनका चरखा देखा है बेटा? तो वे कहते थे कि भारतीयों को अपना कपड़ा स्वयं बनाकर पहनना चाहिए, ना कि अंग्रेजों की मशीनों से बना कपड़ा पहनना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक अपनी सामाजिक शिक्षा में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस प्रकार गांधी जी ने हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम था, उसका नेतृत्व किया और एक नए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इसी कारण बेटा हम उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं। नैना सर, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस भी तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना? अध्यापक बिल्कुल ठीक, शाबाश, याद रखा आपने। तो बच्चों, एक बार फिर आपकी रिवीजन हो गई कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, और तीसरा हमारी गांधी जयंती जो कि हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कृष्णा सर, ये आम और कमल का फूल। तो बच्चों, आप ऐसा देखिए कि आप एक प्रदर्शनी में चल रहे हो और आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको एक आम का, एक कमल के फूल का और एक गंगा नदी की आरती का चित्र दिखाई पड़े। तो स्वाभाविक है कि आप इसके बारे में प्रश्न अवश्य पूछेंगे। तो ऐसा ही इन बच्चों ने किया, जो ही आगे बढ़कर बीच में टोकते हुए, और ये नदी सर, क्या ये भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं? तो अध्यापक क्या कहते हैं? हाँ हाँ, आम हमारा राष्ट्रीय फल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल और ये गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये सभी क्रमश अपने स्वाद और मिठास, सुंदरता, निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मशहूर हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अध्यापक ने एक ही बार में हमें तीनों चीजों के बारे में, तीनों चिन्हों के बारे में बता दिया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। बेटा, जो आम है ये हमारा राष्ट्रीय फल है जो अपने स्वाद और मिठास के लिए मशहूर है। बेटा, ये कमल का फूल है, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, और ये हमारी पवित्र नदी है गंगा। बेटा, ये गंगा आरती का सीन है, ध्यान से देखिए, ये हमारी गंगा नदी है, यह हमारी राष्ट्रीय नदी है, यह अपनी निर्मलता और पवित्रता के लिए मशहूर है। रुचिका आगे बढ़कर, सर, ये मोर और बाघ, तुम सब जानने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हो? अध्यापक क्या कहते हैं कि आप कितने उत्सुक हो, कितने एक्साइटेड हो? धीरज रखो, बारी बारी सब बताता हूँ। बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बेटा, ये किसका दृश्य है? मोर का। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है
जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। फिर बाघ की ओर इशारा करके वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने और कैद करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रतिबंध यानी कि रोक लगाई हुई है। तो बेटा एक बार फिर देखिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है जो अपनी वीरता, दृढ़ता और साहस के लिए प्रसिद्ध है। अभिषेक, सर ये आगे हॉकी है, क्रिकेट का बल्ला क्यों नहीं है? अध्यापक, छात्रों वास्तव में हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए। स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल्स। इस बीच उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते। देखो बच्चों कितने गौरव की बात है कि 28 वर्षों में सन 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने हॉकी के 24 मैच खेले और सभी जीत लिए। इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। उदय, सर ये कैलेंडर तो हम सबके घर में होता है। बेटे यह हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। शक संवत कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देसी महीने चैत्र से फाल्गुन तक होते हैं। चैत्र की प्रथम तिथि यानी देसी वर्ष का आरंभ सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। इस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर में से सटीक मिलान किया होता है। ग्रेगोरियन लिखा है बेटा, ग्रेगोरियन कैलेंडर से सटीक मिलान किया होता है। तो बच्चों अध्यापक ने इसमें हमें ये बताया है कि वर्तमान समय हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है। मुकुल, यह तो हमारे स्कूल के बरगद के वृक्ष जैसा है। बच्चों ऐसे वृक्ष अपने स्कूलों में आम ही देखने को मिलते हैं। ये बरगद का पेड़ है। अध्यापक, बच्चों बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो इससे तो आप भली भांति परिचित हो कि बरगद का पेड़ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। इस वृक्ष की टहनियां अपने तने से लिपट लिपट कर उसे और मजबूत कर देती हैं। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। तो बेटा जिस प्रकार इसकी टहनियां इसके तने से लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम सभी भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहना चाहिए। इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। पूरी प्रदर्शनी घूमने के बाद हाल से बाहर आते हुए अध्यापक और अनुसरण करते हुए सभी विद्यार्थी। तो बच्चों सभी बच्चे इस पाठ के माध्यम से अगर हम देखें सभी प्रदर्शनी घूम चुके हैं, तो बच्चे आखिर में क्या बोलते हैं? सर हमने ऐसी अनोखी एवं ज्ञान से भरपूर प्रदर्शनी कभी नहीं देखी। हम सब आपके आभारी हैं। अध्यापक, ठीक है बच्चों, अब तुम सब कक्षा में चलकर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो। कल घर से इनके चित्र ढूंढकर कॉपी पर लगाकर लाना। सभी बच्चे खुशी खुशी पंक्ति बनाकर अध्यापक का अनुसरण करते हुए प्रस्थान करते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि केवल
इस पाठ में जो बच्चे हैं उन्होंने प्रदर्शनी नहीं घूमी, बल्कि मेरे साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे ऐसा महसूस कर रहे होंगे जैसे उन्होंने भी प्रदर्शनी सचमुच देखी हो, उसकी कल्पना करेंगे। और बच्चों, आप भी अपने घर में ढूंढिए, जहां से भी आपको चित्र मिले, अखबारों से, मैगजीन से, और अपनी कॉपी पर इस चैप्टर के अंदर चिपकाएं, ताकि वाकई ही पता चले कि आपको राष्ट्रीय चिन्हों का वास्तविक ज्ञान है। बच्चों, ऐसा मत करिएगा कि कहीं आपको 500 का नोट मिल गया और उससे काटकर आपने उसमें से राष्ट्रीय चिन्ह की फोटो चिपका दी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा चिन्ह आपको या तो बनावटी नोटों पर या फिर आसानी से किसी न किसी अखबार में उपलब्ध हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर अवश्य समझ में आ गया होगा। तो आगे हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं आपको इसका PDF भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप बच्चे इसका जो काम है, जो रिटन वर्क है, जो लिखित कार्य है, वो आसानी से कर सकें। तो बच्चों, हम पहले प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्र प्रतीक किसे कहते हैं? तो हमने बहुत ही लेसन के बिल्कुल प्रारंभ में पढ़ा था कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के कुछ चिन्ह निर्धारित करता है, जो उसकी एकता, स्वाभिमान के प्रतीक होते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। आगे, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तो बच्चों, हमने पढ़ा था हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। अगर इसके साथ क्यों शब्द लिखा आ जाए तो आपको लिखना होगा क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं। बेटा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम लिखें। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है। बेटा, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और इसके रचयिता कौन है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो बेटा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। बेटा, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। तो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय फल आम अपने स्वाद और मिठास के लिए मशहूर है। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, गंगा नदी की क्या विशेषता है? तो बच्चों, गंगा नदी की विशेषता मैंने आपको क्या बताई थी? गंगा नदी की विशेषता है इसकी पवित्रता। बेटा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस पशु और पक्षी के शिकार पर रोक लगाई हुई है? क्यों? भारत सरकार ने बाघ और मोर के शिकार पर रोक लगाई हुई है क्योंकि ये क्रमशः हमारे राष्ट्रीय पशु और पक्षी हैं। हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है? तो बच्चों, हॉकी के खेल में भारत ने सन 1928 से लेकर 1956 तक 24 मैच खेले और सभी जीते, इसीलिए इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में स्वीकार किया गया है। बरगद का वृक्ष हमें क्या संदेश देता है? बेटा, बरगद का वृक्ष हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। तो बेटा, आगे हम बड़े प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हो अगर आपने ध्यानपूर्वक इस अध्याय को पढ़ा है। तो बेटा, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो? जितनी भी बातें इस पाठ के माध्यम से आपने हमारे तिरंगे के बारे में सीखी वो आप सभी लिख सकते हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग की, केसरी रंग की, फिर सफेद
और अंत में हरे रंग की पट्टी होती है, और इसके जो बीच वाली पट्टी होती है, मध्य वाली पट्टी होती है सफेद रंग की, उसमें अशोक चक्र होता है। राष्ट्रीय झंडे को हमारे राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर सभी राष्ट्रीय कार्यालयों पर फहराया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, पता करके लिखिए। तो बेटा ये आपको पाठ में बिल्कुल सीधा सीधा बताया है अध्यापक ने कि राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है बेटा। भारत की सभी मुद्राओं पर, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की सरकारी मोहर, इसके अतिरिक्त सभी जो गवर्नमेंट के सरकार के दस्तावेज होते हैं, हमारे पासपोर्ट वगैरह होते हैं, उन पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आगे हमने क्या करना है, आगे हमने कुछ नए शब्दों का निर्माण करना है। इसमें हमें राष्ट्र प्लस ईय दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है, जो हमारा क्या बनेगा, राष्ट्रीय। तो बेटा इसमें जो बड़ी ई है, बड़ी ई को हम इसको विलुप्त करके इसका जो चिन्ह है वो ट्र के साथ लगा देंगे। तो राष्ट्र को हम क्या बना देंगे, राष्ट्रीय। इसी प्रकार भारत प्लस ईय, इससे क्या बन जाएगा बेटा, भारतीय। मानव प्लस ईय क्या बन जाएगा बेटा, मानव। संपादक प्लस ईय क्या बन जाएगा बेटा, संपादकीय। सराहना प्लस ईय क्या बन जाएगा बेटा, सराहनीय। देश प्लस ईय क्या बन जाएगा बेटा, देशीय। तो बेटा इस पाठ का कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जो मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि आपने क्या करना है, इस पाठ में जो भी चिन्ह, जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक आए हैं, इन सब के आपने चित्र इकट्ठे करने हैं और अपनी कॉपी पर चिपकाने हैं, ठीक है। और हो सके तो इन पर आपने 5-5 वाक्य भी लिखने हैं। दूसरा हमें क्या दिया गया है बेटा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आपको जुबानी याद करना है। बेटा राष्ट्रीय गान तो सभी को याद होगा क्योंकि हम इसे हर रोज सुबह अपनी प्रार्थना सभा में गाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। इसकी आपको केवल 7 पंक्तियां याद करनी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वाकई में ये पाठ पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले पाठों के जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंचते रहें। लेकिन इसके साथ आपको एक काम और करना होगा, सब्सक्राइब तो आप कर लोगे, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी आपको प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास झट से उसका जो नोटिफिकेशन है, जो बेल आइकन है, वो आपको इसकी जानकारी दे दे कि मैंने कुछ नया डाला है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।